हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेंट्स रूल। केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ केमिस्ट्री में अगर आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को जानना चाहते हैं तो बेंट रूल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेंट रूल आपको जनरली हमारी जो स्कूल लेवल की बुक्स हैं, एकेडमिक बुक्स हैं, उनमें नहीं मिलता है और वैसे भी रिसेंट डिस्कवरीज की कैटेगरी में आता है। हेनरी बेंट ने इस रूल को दिया। हेनरी बेंट, इसका स्पेन था 1926 से लेकर 2015 तक और स्पेशली ये दिया गया ट्रायगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को समझाने के लिए। ट्रायगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। और बच्चे जानते हैं ट्रायगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मीन sp3d हाइब्रिड। जैसा कि आप PCl5 का स्ट्रक्चर जानते हैं, PCl5 का स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करेंगे, ट्रायगनल बाइपिरामिडल, ये फॉस्फोरस आएगा यहां, इन जगहों पे क्लोरीन 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 क्लोरीन। ये बेसिकली ट्रायगनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हुआ। तो ट्रायगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बेंट रूल दिया। फिर आगे इसको धीरे धीरे मॉडिफिकेशन भी हुए, फिर इसके यूज होने शुरू हुए। तो एक एक करके हम बात करते हैं सभी चीजों पर। बेंट रूल हमें एक्सप्लेन करेगा कि जब सेंट्रल एटम लाइक SF4, लाइक ClF3, लाइक I3-, सेंट्रल एटम लोन पेयर से जुड़ा हो या सेंट्रल एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है जी। तो उस केस में हमें बेंट रूल की हेल्प लेकर इनके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो एक बार फिर अपने दिमाग में लेकर आए, व्हेन द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड विद डिफरेंट electronegative elements like chlorine bromine or with the lone pairs, then we have required to explain the Bent rule to describe structure of the SF4, ClF3, I3-, etc. तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि बेंट रूल हम कैसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। PCl5 के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने में हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आया क्योंकि PCl5 में सारे के सारे एटम जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये सेम है। दैट्स वाई यहां जो आपके पास एंगल्स आएंगे, क्योंकि ये 120 डिग्री एंगल आएगा, ये 120 डिग्री एंगल आएगा, यहां 120 डिग्री एंगल आएगा, और इस प्लेन के साथ जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं, इस प्लेन के साथ इस क्लोरीन का, ओके। इसके अलावा इस प्लेन का जो सेकंड नंबर क्लोरीन हुआ, इसको 1 लिख देता हूं, इसको सेकंड लिख देता हूं, इसको थर्ड लिख देता हूं। तो 1 विद 4, क्लियर, 3 विद 4, 3 विद 4 एज वेल एज 2 विद 4। तो 3 हमारे पास Cl PCl एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल आ गए और सेम अप साइड भी है, सेम हमारे पास डाउन साइड भी है। तब आप क्या करेंगे, इसको 5 नंबर लिख देंगे। तो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, 1 विद 4 90 डिग्री, 1 के बाद 2 विद 4 90 डिग्री, देन 3 विद 4 90 डिग्री। सिमिलरली अब मैं जो बात कर रहा हूं 1 विद 5, 2 विद 5, 3 विद 5, तो ऐसे 6 90 डिग्री के एंगल्स हैं। सारे आइटम सेम थे, दैट्स वाई हमें इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आई है। जो इक्वेटोरियल है, वह एग्जैक्टली आपको 120 के एंगल मिल रहे हैं और जो एक्सियल है उसके साथ आपको 90 डिग्री के एंगल्स मिल रहे हैं। मान लीजिए हमने SF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब हम PCl5 के बाद जानते हैं, अगर मुझे PCl3BF2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़े, जैसा कि आप जानते हैं ये sp3d हाइब्रिड है, तो मैं क्या करता हूं, ऑल पॉसिबिलिटीज लेके चलता हूं और बेंट रूल की हमें नीड क्या होगी वो चेक करते हैं। तो रैंडमली मैंने 3 Cl यहां लगा दिए, FF यहां लगा दिए। उसके बाद मैंने, अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स को एक बार यहां से रब कर दूं,
तो PCl3F2, लो जी, तो Cl 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 FF यहां लगा दिए। सिमिलरली मैंने क्या किया, ऐसे एक दो स्ट्रक्चर और मैं ड्रॉ कर सकता हूं। सेंट्रल आपके पास फोस्फोरस है, यहां मैंने ClCl ऑलरेडी लगा दिए हैं, यहां मैंने FF ऑलरेडी लगा दिए हैं, ये ClFF लगा दिया है। कुल मिलाकर अगर मैं इन्हीं लोकेशंस में यहां F लगा देता हूं, यहां F लगा देता हूं, उसके बाद इस जगह पे एक FCl कर लेते हैं ऑल्टरनेट में हम लोग, लो जी। तो अब मेरे से पूछा जाएगा ये सारे तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बन ही गए हैं, तो विच वन इज करेक्ट। तो मेरी तरफ से आंसर आएगा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज 100% करेक्ट। तो बेंट रूल क्या बोलता है, बेंट रूल में ये कहा गया है कि जो भी एटम साइज में लार्ज हो दैट शुड बी अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, मीन मैक्सिमम बॉन्ड एंगल टू डिक्रीज द रिपल्शन इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अब देखिए आप ClFF जबकि 90 डिग्री पर, जो कि पीछे मैंने आपको दिखाया था, जो एक्सियल बॉन्ड है वो 90 डिग्री का हो रहा है, तो इस एक्सियल बॉन्ड के 90 डिग्री पर रिपल्शन ज्यादा होंगे। तो क्लोरीन में फ्लोरीन में रिपल्शंस का नंबर बढ़ जाएगा, लार्ज एटम का फ्लोरीन से रिपल्शन बढ़ेगा। दैट्स वाई हम फ्लोरीन को ऐसी जगह लगाएंगे जहां क्लोरीन हट जाए, और क्लोरीन ऐसी जगह जाएगा जहां उसका डिस्टेंस और एंगल ज्यादा हो, रिपल्शन कम हो। दैट्स वाई फर्स्ट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर। और एक्सप्लेनेशन हम देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बेंट रूल, ऑन द बिहाफ ऑफ बेंट। जब मैं SF4 के बारे में देखता हूं तो SF4 भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, sp3d हाइब्रिड है। तो इस सल्फर पे एक लोन पेयर है, व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, लोकेशन, पोजीशन ऑफ द लोन पेयर। तो यहां भी वही बात है कि लोन पेयर एक ऐसा आपके पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो सिंगल न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, और जो भी सिंगल बॉन्डेड से इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिंगल न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जुड़ा होगा, उसकी रिपल्शन की स्ट्रेंथ, उसका रिपल्शन का फिनोमिनन, उसके रिपल्शन का एक्सटेंट ज्यादा होगा। और जो ज्यादा रिपल्शन करे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन दैट शुड बी अरेंज्ड ऑन द मोर डिस्टेंस, उसको 120 डिग्री पे अरेंज करें, और कम बॉन्ड एंगल जो कि ज्यादा रिपल्शन देता है वहां से उसको अवॉइड करें। तो लोन पेयर यहां अरेंज हुआ, फ्लोरीन 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 यहां अरेंज कर दिए। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में SF4 को लेकर ये बात चली गई कि लोन पेयर ही तो है, कहीं भी अरेंज कर दो, तो मान लो उसने लोन पेयर यहां अरेंज कर दिया। इससे पता क्या होगा, इस लोन पेयर ने इस फ्लोरीन के साथ जो 90 डिग्री पर है, इस फ्लोरीन के साथ जो 90 डिग्री पर है, रिपल्शन देने शुरू कर दिए। और जब ये रिपल्शंस आने शुरू हुए तो ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल कैटेगरी की तरफ बढ़ गया, अनस्टेबल कैटेगरी की तरफ बढ़ गया। और हम नहीं चाहते मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो, क्लियर है, और फिर वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, टूट जाएगा। तो इस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं, इस चीज को हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ बेंट्स रूल क्या बना, तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द बेंट्स रूल क्या बना। इसके अकॉर्डिंग्स में लोन पेयर हो जो कि ज्यादा रिपल्शन देता है, मैंने आपको बताया था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लार्ज साइज का हो, आप समझते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन की ज्यादा है। और अगर मैं साइज की बात करूं तो आपको पता है जो आयोडीन है वो साइज में लार्ज है, आयोडीन साइज में लार्ज है, आयोडीन साइज में लार्ज है। जब आयोडीन साइज में लार्ज है तो रिपल्शन ज्यादा देगा, दैट शुड बी अरेंज्ड ऑन मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कहां बनेगा, 120 डिग्री पर, इक्वेटोरियल, ये वाला इक्वेटोरियल है। और लेस रिपल्शन
आने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल। अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए, सेंट्रल पर ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, you should arrange those less electronegative large atoms, lone pairs, double bonds, triple bonds at 120 degree, mean maximum bond angle, mean equatorial position in trigonal bipyramidal geometry। और उसका उल्टा बोल दो, छोटा एटम हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जैसे फ्लोरीन, you should arrange those all atoms ऑन द एक्सियल पोजीशन, मीन 90 डिग्री पर उसको आप अरेंज करेंगे। जब कभी भी आप sp3d हाइब्रिड स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमें पता है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल मतलब 120 डिग्री एंगल है। तो जब 120 डिग्री एंगल है तो इसके दो टुकड़े हमने कर लिए, दो पीसेस कर लिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक sp2 और फिर आपके पास है pd। ठीक है जी, pd। अब मुझे क्या करना है, अगर किसी के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर निकालने हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एस माइनस वन। तो हमारे पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए जब हमने cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन लगाया, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन थी वहां थीटा का वैल्यू 120 था और cos 120 माइनस वन होता है। तो जब हमने एस करेक्टर निकाला वो 33% है। अगर आप इस तरीके से नहीं जाना चाहते हो तो आपको पता है sp2 में 1:2 एस और पी करेक्टर्स हैं। तो अकेले एस करेक्टर की अगर आप बात करें तो 1/3 इंटू 100 हो गया। तो इस तरीके से भी 33% ही आ जाएगा। ठीक है जी। अगर sp3 होता तो 1/4 कर देते एस, अगर sp होता तो 1/2 कर देते एस। अब देखिए, जब हम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के 90 डिग्री एंगल पे जा रहे हैं, cos 90 जीरो होता है, तो एस करेक्टर लिटरली जीरो निकला है। और वैसे भी भाई जब पीडी दिख रही हो तो एस तो है ही नहीं इसके अंदर। जब एस नहीं है तो एस करेक्टर कितने हो गए, 0% हो गए। लीजिए, और हमेशा से मैं आपको बताता रहा हूं, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, परसेंटेज एस करेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जितने ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होंगे उतना वो ऑर्बिटल बल्कि होएगा, बड़ा होएगा। सिंपल है ना, sp हाइब्रिड में 180 डिग्री का एंगल होता है, उसको फैलने के लिए जगह मिल जाती है क्लाउड को, और क्लाउड को जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा वो उतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज हो गया है। भाई अगर मैं आपको 2s2p दे रहा हूं, 2s2p दे रहा हूं, तो 2s2p में से न्यूक्लियस के पास कौन है, 2s है। मैं आपको 3s3p3d दे रहा हूं, तो न्यूक्लियस के पास कौन है, 3s है। जितना न्यूक्लियस के पास होएगा उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, बल्किनेस बढ़ जाएगी। और इसके उल्टे चलो, अगर परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ते हैं तो इससे क्या होएगा, लोंगिटिविटी, जो ऑर्बिटल्स है वो लंबे हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, उनको तोड़ना आसान रहेगा। उन बॉन्ड्स को तोड़ना आसान रहेगा। PCl5 की बात कर लें, PCl5 के अंदर ये वाले बॉन्ड मैंने आपको पीछे भी बताया था लेंथी है, लंबे हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो क्लोरीन है एक्सियल वाला, इसमें एस करेक्टर तो थे नहीं, 50% पी करेक्टर हो गए, एक पी और एक डी है ना, तो 50% पी करेक्टर हो गए, लोंगिटिविटी बढ़ गई, थिन हो गया ये ऑर्बिटल और क्लाउड, एस करेक्टर इसमें है नहीं, बॉन्ड एसोसिएशन इजी हो गया। दैट्स व्हाई व्हेन वी हीटेड द PCl5, PCl3 और क्लोरीन बन जाएगा। और ये जो क्लोरीन है ना बच्चे, ये एक्सियल वाले बॉन्ड के टूटने से बना है। ये जो क्लोरीन है ना, ये एक्सियल वाले बॉन्ड के टूटने से बना है। आगे देखते हैं, सेम विद PCl3F2, सेम विद PCl3F2। ठीक है, तो आप देखिए जो इक्वेटोरियल है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप तो समझ गए होंगे इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं। ये तो sp2 है, एस करेक्टर इसके अंदर 33% है। लेकिन यहां जो फ्लोरीन के पर्सपेक्टिव में मैं फोस्फोरस को देख रहा हूं, एफ के पर्सपेक्टिव में फोस्फोरस को देख रहा हूं, भाई इसके अंदर एस तो अपीयर हो ही नहीं रहा ना। तो फोस्फोरस के पास एस करेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन
with respect to fluorine, phosphorus is not an electronegative element. तो फिर क्या करें, इसीलिए यहां मेरे को लीस्ट, जब भी आप मेरे को फ्लोरीन को फोस्फोरस से जोड़कर दिखाएंगे तो फ्लोरीन इटसेल्फ तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। आप जानते हैं पोलिंग स्केल पर जो फ्लोरीन है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जब मैं फोस्फोरस को देख रहा हूं ना विद पीडी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फोस्फोरस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, फोस्फोरस इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दैट्स व्हाई फ्लोरीन में और फोस्फोरस में लीस्ट रिपल्शन होंगे, फ्लोरीन में और फोस्फोरस में लीस्ट रिपल्शन होंगे, और लीस्ट रिपल्शन होने से ये स्टेबल हो जाएगा। तो फ्लोरीन के लिए कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी है, एक्सियल। और इतना ध्यान रखो, अगर रिपल्शन ज्यादा होते हैं, आप अपने घरों में देख लो, अगर आप 2 बच्चे लड़ते रहो, 3 बच्चे लड़ते रहो, मम्मी पापा लड़ते रहे, तो रिपल्शन ज्यादा होने से एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने से स्ट्रक्चर इटसेल्फ अनस्टेबल हो जाएगा, स्ट्रक्चर इटसेल्फ अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए।